भोला को जानते हैं आप लोग? भोला को? हाँ, नहीं जानते हैं? तो भोला को जानते हैं? नहीं जानते? चलिए, अरे भोला मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे, क्लास शुरू हो गया। हो गया। और दोनों जगह कर दिए? दोनों जगह? दोनों जगह मतलब? दोनों जगह मतलब एप्लीकेशन पे दोनों? ठीक, दोनों बैच। ठीक, चलिए। आप लोग भी लेकिन महा ढीठ हैं, वो एकदम रविवार को नहीं छोड़ते हैं, बारिशों में नहीं छोड़ते हैं। वाह महाराज। रात में जानते हैं हम पूरा पटना घूमे हैं। हाँ, हाँ अकेले। एगो विद्यार्थी मिला हमको, रात में पूरा पटना घूमे तो एगो विद्यार्थी मिला बस। वो पैदल जा रहा था, लगता है कहीं से परीक्षा उरीक्षा दे के आ रहा था। चलिए, एगो भोला और आ गया यहाँ। चलिए, है तो आज मैच है हो। अब ये कमेंट आने लगा है, इंडिया वन द मैच। आज क्या बजे मैच है हो? शाम में है। चलिए, अब शांत हो जाइए। हाय, शांत हो जाइए अब। चलिए, तो आज जो है इंडियन पॉलिटी में बेसिक जो भी चीज बाकी है सब चीज बता देंगे। और अगला क्लास जो पॉलिटी का होगा तब मेन पॉलिटी का क्लास शुरू होगा। अभी पॉलिटी का ये सब बेस है। पॉलिटी का अभी जो भी बात बता रहे हैं ये सब बेस है आपका, ठीक है। और आगे जो है आपको इस क्लास के बाद जो अगला क्लास पॉलिटी होगा उसमें मेन पॉलिटी शुरू होगा, ठीक है। और यहां से भी प्रश्न आता है। ये जो सेगमेंट है जो हम आपको पढ़ाए हैं, आज हमको लगता है कि कौन सा लेक्चर है? चौथा है, चौथा लेक्चर है। ये 4 लेक्चर में से, आज के लेक्चर को मिलाकर के ये 4 लेक्चर में से लगभग हर परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न निश्चित तौर पे आएगा, एक प्रश्न, ठीक है। तो अब आते हैं, देखते हैं। जहां तक हमें याद है कल हम आपको प्रारूप समिति तक बताए थे। प्रारूप समिति तक बताए थे, वहीं तक न बताए थे। और संविधान सभा नामक चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। संविधान सभा नामक चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। और संविधान सभा नामक चैप्टर के अंतर्गत जो है
प्रारूप समिति तक के चीजों को हम लोग देखे थे। तो आज के सेशन में जो हम लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आइए देखते हैं। देखिए, अब शांत हो जाइए, अब एकदम इधर उधर नहीं करना, अब सुनिए गौर से। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर, देखिए कल हम एक चीज बताए थे कि जैसे आज का जो भारत है, इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब समुदाय के लोग रहते हैं। तो 1947 का जो भारत था उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब रहता था। और संविधान सभा में सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व किया गया था, सभी संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। संविधान सभा में सभी संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। हिंदुओं का प्रतिनिधित्व था, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, एससी का, एसटी का, पारसी का, आंग्ल भारतीय का, सबका प्रतिनिधित्व जो है आपको संविधान सभा में था। इसके अलावे आपको संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर कई समितियां स्थापित की। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर जो है आपको कई समितियां स्थापित की। जो कई समितियां स्थापित की, अगर हम उन समितियों को देखें तो 8 गो बड़ी समिति और 13 गो छोटी समिति, 13 गो छोटी समिति। इस चीज को आप याद रखिएगा ध्यान से, और यह प्रश्न पूछा गया है संख्या के संदर्भ में। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर कितनी बड़ी समिति, कितनी छोटी समिति। तो अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 8 गो बड़ी समिति और 13 गो छोटी समिति, 8 गो बड़ी समिति और 13 गो छोटी समिति का गठन किया। एक तो सीधा सा संख्या के संदर्भ में यह आपसे पूछ दिया जाता है। दूसरा, आपसे ये जो 13 और 8 यानी 13 8 कितना हुआ, 21 गो जो समिति है, इन समितियों के अध्यक्ष कौन हैं, कौन बने थे इन समितियों के अध्यक्ष। तो कभी कताल आपसे आपके परीक्षा में इन समितियों के अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। और स्पेशली ज्यादातर केस में चांस ये होता है बड़ी समिति का अध्यक्ष आपसे पूछे, लेकिन कभी कताल आपसे छोटी समिति का भी अध्यक्ष पूछ देता है। लेकिन मैक्सिमम केस में चांस ये रहता है बड़ी समिति का अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है। तो जो 8 गो बड़ी समिति थी, उस 8 बड़ी समिति में एगो आपको संघ संविधान समिति, एगो आपको संघ संविधान समिति था। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जो है आपको संघ शक्ति समिति था, संघ शक्ति समिति था। फिर तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा जो है आपको राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। ये जो तीनों समिति है बकलोलबी, एक तो आगे में बैठते हैं गलत फलत काम करते हैं, उसको बंद कीजिए, यहां पे आइए बोर्ड पे, ठीक है। क्लास में आते हैं तो सीधा हमको सुनिए, बोर्ड को देखिए, तीसरा कोई काम नहीं कीजिए, समझ गए। ये जो तीनों समिति है, बार बार कहते हैं नोट आपको घर पे पढ़ने के लिए दिया जाता है, यहां पर देखने के लिए नहीं दिया जाता है। और नहीं तो ऐसे कीजिएगा नोट उट हम देना बंद कर देंगे, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे क्लासरूम में आते हैं तो ये सब बात सुनिए, हमको सुनिए, बोर्ड को देखिए। नोट उट घर पे अपना इधर उधर करते रहिए, घर पे तो इधर उधर कीजिएगा नहीं, घर पे मोबाइल से फुर्सत मिलेगा तब ना इधर उधर नोट को कीजिएगा, घर पे तो मोबाइल से फुर्सतें नहीं मिलता है। आइएगा, ये जो तीनों समिति है, देखिए इसमें एगो राज्यों से समझौता करने वाली समिति, इसमें जो है विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है, इसमें विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है।
और विद्यार्थी को लगता है कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल होंगे। नहीं, सरदार पटेल राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि इन तीनों समिति की अगर हम बात करें तो इन तीनों समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मोदी जी 2022 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नेहरू सीधा बोले हैं, तो इसी वजह से हम भी यहां पर नेहरू लिखते हैं। समझ गया? मोदी जी से हम ऊपर थोड़े हैं, नहीं ना। मोदी जी जो बोलेंगे सही न बोले होंगे, हाँ सही बोले हैं, इसी वजह से हम भी क्या लिखे हैं, नेहरू। तो इन तीनों समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। कौन? पंडित नेहरू। अब देखिएगा यहां पर, देखिए सरदार पटेल, यहां पे गौर कीजिएगा, सरदार पटेल देसी रियासत को भारत में मिलाया था, राज को नहीं मिलाया था, राज को नहीं मिलाया था, देसी रियासत को मिलाया था। तो विद्यार्थी को लगता है देसी रियासत राज एक के होगा ना, एकदम नहीं। क्या बात करते हैं, देसी रियासत अलग था, राज अलग था। ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश राज अलग था, देसी रियासत अलग था। तो यहां पे कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपके भीतर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों जो बड़ी समिति था ना, ये तीनों बड़ी समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। और पटेल देसी रियासत को मिलाया था भारतीय संघराज्य क्षेत्र में, राज्य को नहीं मिलाया था। पंडित नेहरू राज्य को मिलाया है, जबकि आपको जो सरदार पटेल हैं वे देसी रियासत को जीतकर भारत में मिलाए, देसी रियासत को जीतकर भारत में मिलाए। बात क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके बाद जो अन्य बड़ी समिति है, चौथा है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। फिर अगला है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक को लेकर, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक को लेकर परामर्श संबंधी समिति। परामर्श संबंधी समिति। ये दोनों समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। ये दोनों समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिएगा यहां पर ये जो 5 नंबर वाला समिति है, ये 5 नंबर वाला समिति में 2 गो उप समिति है। ये 5 नंबर वाला समिति में 2 गो उप समिति है, और जो 2 गो उप समिति है वो 2 उप समिति में एगो है मूल अधिकार को लेकर उप समिति, मूल अधिकार को लेकर उप समिति, और एगो है अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति। अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति, अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति। तो जो मूल अधिकार को लेकर उप समिति है, इसके अध्यक्ष है जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों को लेकर जो उप समिति है, इसके अध्यक्ष है एचसी मुखर्जी। एचसी मुखर्जी संविधान सभा का उपाध्यक्ष था ना वो, हाँ, तो एचसी मुखर्जी संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी था, अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावे टोटल 5 गो हो गया। 5वां के अंतर्गत ही ई 2 गो उप समिति था, ई 2 गो अलग नहीं था। 5वां समिति के अंतर्गत ही ई दोनों क्या था? उप समिति, उप समिति। बात क्लियर? अब देखिएगा, इसके बाद जो 6ठा समिति है वो है आपको संचालन समिति। संचालन समिति। संचालन समिति के बाद 7वां है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। ये दोनों समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे।
और 8 बड़ी समिति में जो 8वां और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशिष्ट समिति था वह प्रारूप समिति। कौन? आपको प्रारूप समिति, जिसके विषय में कल के सेशन में हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही तो 8 गो बड़ी समिति था, यही 8 गो बड़ी समिति था। और इस 8 बड़ी समिति के अलावा जो 13 अन्य छोटी समिति है, 13 अन्य छोटी समिति में आपको कार्य संचालन समिति है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, कौसे कार्य कौसे के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। फिर आपको सदन समिति है। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। फिर प्रेस दीर्घा समिति है। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषा नाथन। फिर आपको राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति है। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति नहीं था, राष्ट्रीय ध्वज समिति नहीं था, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति था। और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो तदर्थ समिति था उसके अध्यक्ष आपको राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सब छोटी समिति है। तो ये जो 8 बड़ी समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे, इस बात को याद रखना आपके लिए अति आवश्यक है, जरूरी है। तो इसको आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा। यही 8 समिति मूल तौर पर मेहनत करके, काम करके भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। बताइए तो कितना आसान है इसके अध्यक्ष को याद रखना। 3 गो 4 गो तो व्यक्ति का नाम याद रखना है। एगो नेहरू जी हैं, और दूसरा पटेल जी हैं, और तीसरा राजेंद्र प्रसाद, और चौथा अंबेडकर। यही 4 गो तो है। तो यानी जितने महत्वपूर्ण समिति थे उसके अध्यक्ष तो जो है आपको प्रचलित यानी चर्चित नेता ही थे। समझिए, चर्चित नेता ही थे। तो इसको याद रखना बहुत टफ है क्या? नहीं ना हो, आसान है ना जी। इसके बाद एक बात हम आपको ये बताए थे कि जो आपको अपने संविधान के निर्माण हेतु जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें जो अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व था, अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व था, धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर, धर्म या संप्रदाय के आधार पर जो आपको प्रतिनिधित्व था वो क्या था, इसको आप समझिएगा। अगर हम संविधान सभा में, और एक चीज ध्यान से याद रखिएगा, हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी भारत में, तो स्वाभाविक सी बात है कि संविधान सभा में हिंदू की संख्या ज्यादा होगा। हिंदू के बाद मुसलमानों की संख्या थी, तो संविधान सभा में मुसलमानों की संख्या उसके बाद ज्यादा। समझ गए? तो अब देखिएगा, अगर हम संप्रदाय या धर्म के आधार पर देखिए, संप्रदाय या धर्म के आधार पर देखिए, संप्रदाय या धर्म के आधार पर अगर हम देखें तो संविधान सभा में हिंदू 163 गो हिंदू था। 163 गो हिंदू। क्या गो हिंदू था? 163। मुस्लिम 80 गो था। क्या गो? 80 गो। इसके बाद आपको अनुसूचित जाति यानी एससी यानी शेड्यूल कास्ट 31 गो था। क्या गो था? 31। इसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और भारतीय ईसाई एसटी और भारतीय ईसाई 6 गो था। इसके बाद सिख 4 गो था। सिख 4 गो था। इसके बाद पारसी और आंग्ल भारतीय
पारसी और आंग्ल भारतीय, इनकी संख्या 3, इनकी संख्या 3 हुआ करती थी, 3। और आप याद कीजिए, संविधान सभा में आपको 389 सदस्य निर्धारित किया गया था। 389 में से 296 को निर्वाचित होना था और आपको 93 को मनोनीत होना था। जोड़िएगा तो 296 पूर्ण जाएगा आपको। यहां पर 2 बार 6 को जोड़ना होगा, यहां पर 2 बार 3 को जोड़ना होगा, 296 आपको पूर्ण जाएगा। तो अब आप यहां पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाई की संख्या बराबर बराबर हुआ करती थी, 6-6। यहां पर 6 में ये दोनों नहीं था, 6 गो अनुसूचित जनजाति भी और 6 गो भारतीय ईसाई भी, 4 गो पारसी समुदाय के लोग भी और 4 गो आंग्ल भारतीय समुदाय के, सॉरी 3 गो पारसी समुदाय के लोग भी और 3 गो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग भी। आपसे पीसीएस ने इस प्रश्न को पूछा है, पीसीएस, यूपीएससी का यह पूछा हुआ प्रश्न है, संविधान सभा में किन 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व एक समान था? संविधान सभा में किन 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व एक समान था? ऑप्शन, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, एससी एसटी, पारसी और आंग्ल भारतीय। क्वेश्चन को समझ रहे हैं? क्वेश्चन ये पूछा था, एक बार गौर से फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन ये पूछा था, संविधान सभा में किस 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व एक समान था? हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, एससी एसटी, पारसी और आंग्ल भारतीय। पारसी और आंग्ल भारतीय क्या होगा? पारसी और आंग्ल। तो ये चीज है। इसके अलावे हमने आपको यह बात बताया था, इसके अलावे हमने आपको यह बात बताया था कि आजादी के बाद, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए, बड़े परिवर्तन हुए। और 15 अगस्त 1947 के बाद जो बड़े परिवर्तन हुए, बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अंग्रेज भारत से चला गया, भारत में भारतीयों का शासन स्थापित हो गया। इससे बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता है? तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो बड़े परिवर्तन हुए, उस बड़े परिवर्तन को अगर हम देखें तो उस बड़े परिवर्तन ने संविधान सभा को, उस बड़े परिवर्तन ने संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को मूलतः 2 अधिकार दिया। एक अधिकार यह दिया कि संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बना दिया गया, संप्रभु निकाय बना दिया गया, यानी संविधान सभा संप्रभुता संपन्न संस्था हो गया। संविधान सभा संप्रभुता संपन्न संस्था हो गया। और संप्रभुता संपन्न शब्द का अर्थ आप लोग नहीं जानते हैं? हाय, वैसा निकाय जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उसके निर्णय पर बाहरी किसी का कोई प्रभाव नहीं है। ये बात नहीं समझा? प्रस्तावना में पढ़ा है ना जी, पहला क्लास में ही समझाए है ना। तो 1947 के बाद संविधान सभा को संप्रभु संपन्न निकाय बना दिया गया। संप्रभु संपन्न, संप्रभु संपन्न निकाय बना दिया गया। दूसरा, संविधान सभा को कहा गया कि आप तो संविधान बनाइए न रहे हैं, लेकिन जब तक संविधान नहीं बनता है, ऐसे संविधान बन जाएगा तो संविधान के तहत ही शासन प्रशासन होगा। संविधान अगर बन जाएगा तो संविधान के तहत ही शासन प्रशासन होगा। लेकिन जब तक संविधान नहीं बनता है, तब तक अगर किसी विधि की आवश्यकता है,
तब तक अगर किसी विधि की आवश्यकता है, कानून की आवश्यकता है, तो उस कानून का निर्माण संविधान सभा करेगी। उस कानून का निर्माण संविधान सभा करेगी, संविधान सभा करेगी। तो संविधान सभा को यह अधिकार दिया गया कि संविधान सभा संविधान के निर्माण के साथ साथ, संविधान के निर्माण के साथ साथ जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक विधि का भी निर्माण करे, तब तक विधि का भी निर्माण भारत के लिए करे, तब तक विधि का भी निर्माण भारत के लिए करे। और यह जो संविधान सभा है, संविधान सभा का ही शासन 1947 से 1952 तक रहा, 1947 से 1950 तक रहा, सॉरी 1947 से 1950 तक प्रत्यक्ष तौर पर संविधान सभा का शासन रहा। और इस अवधि के दौरान संविधान सभा ने भारत में शासन प्रशासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया। तो इस अवधि के दौरान भारत में जो शासन प्रशासन चलाए गए हैं, इस अवधि के दौरान भारत में शासन प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाए गए हैं। आपसे आपके परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1947 से 1950 तक भारत में शासन प्रशासन किसने चलाया, किस रूप में चलाया? तो संविधान सभा ने चलाया और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया गया। बात क्लियर है? 1935 के तहत चलाया गया। अब देखिएगा, भारत में पहली बार संसद का गठन, यानी लोकसभा राज्यसभा का गठन, भारत में पहली बार संसद का गठन, लोकसभा राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। लोकसभा राज्यसभा का गठन यानी संसद का गठन 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था। अगर हम भारत के संविधान को देखें तो जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा, और 18 दिन लगा। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी तिथि को तृतीय वाचन समाप्त हुआ, इसी तिथि को तृतीय वाचन समाप्त हुआ। और अब आप देखिएगा, कुल मिलाकर के संविधान सभा ने भारत के संविधान को लेकर, संविधान सभा ने भारत के संविधान को लेकर 3 गो वाचन किया, 3 गो वाचन। तो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को लेकर 3 वाचन हुए। और जो 3 वाचन हुए हैं, 3 वाचन हुए हैं, जिसमें अगर हम प्रथम वाचन की बात करें तो जो प्रथम वाचन है, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, 9 नवंबर 1948। फिर अगर हम द्वितीय 1949, 17 अक्टूबर 1949। और फिर जो तृतीय वाचन हुआ है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 है। यहां पे 48 है, यहां पे 49 है, नजर नहीं आ रहा है? ऊपर में 48 है। हाय हाय, आंख खराब हो गया है। ऊपर में क्या है? 48 और नीचे में क्या है? 49। हाय, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 है। बोलने दीजिए ना उसको, जिसको दिक्कत है उसको बोलने दीजिए ना। 17 नवंबर 1949 यहां पे ऊपर में, यहां पे 17 नवंबर होगा। हाय, 17 नवंबर दिया। कहां पे 17 नवंबर? नोट में
हाँ, घटना चक्र गोली गोली मारिए ना। एम लक्ष्मीकांत से बड़ा कोई बुक है जी? एम लक्ष्मीकांत से बड़ा कोई बुक पॉलिटी में नहीं हुआ है, नहीं होगा आगे 10 बरस तक। समझ गए? घटना चक्र को गोली मारिए। घटना चक्र तो एक बार किसी क्वेश्चन का आंसर ए देता है, दूसरे बार प्रकाशित होकर के आता है तो बी देता है, ठीक है, तीसरे बार आता है तो सी देता है। समझे? जो यहां पे बताए, हम जो डाटा बोलते हैं सुन लीजिए, हम एम लक्ष्मीकांत का डाटा बोलते हैं, या तो एम लक्ष्मीकांत का डाटा बोलते हैं, मैक्सिमम केस में एम लक्ष्मीकांत का ही डाटा बोलते हैं, और 10% केस में दृष्टि क्विक बुक का डाटा बोलते हैं। और दोनों अपने आप में ऑथेंटिक है, दोनों अपने आप में ऑथेंटिक है। घटना चक्र की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत की पूरी ऑथेंटिसिटी है। एम लक्ष्मीकांत का डाटा अगर आप परीक्षा में मार के आते हैं, अगर बोर्ड गलती किया है तो आप केस कर सकते हैं। समझिए, केस कर सकते हैं, बोर्ड पे एकदम दावा कर सकते हैं। और घटना चक्र के आधार पर आप केस नहीं कर सकते हैं। लुसेंट, एसपीडी, घटना चक्र, क्राउन, इस सब बुक के आंसर के आधार पर आप केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है, उसमें जो डाटा है, उस आधार पर अगर आप परीक्षा में करके आते हैं तो आप केस कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि एम लक्ष्मीकांत का डाटा हम बोले हैं, बोर्ड गलत आंसर माना है, आप केस कर सकते हैं। बोर्ड वहां पर नीचे गिर जाएगा और आपका एक क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। एम लक्ष्मीकांत बुक का इतना महत्व है, समझे? तो घटना चक्र को गोली मारिए, जो बता रहे हैं वो अपना याद रखिए। यहां पर हाँ, जो भी है ई, हम दृष्टि नहीं देखे हैं, देखे हैं, देख तो है ही। तो ई डाटा जो है आज सुबह में हम देख करके आए हैं, ई बुक एम लक्ष्मीकांत देख करके आए हैं, एम लक्ष्मीकांत देख करके आए हैं। एकदम ही डाटा सही है, इसमें कोई और फेर नहीं होना चाहिए। जो लिखे हैं वही सही है, दूसरा कुछ नहीं सही है। जो लिखे हैं वो सही है। कोई बुक तोप है फिर भी वो गलत है, समझ गए? जो लिखे हैं वो सही है बोर्ड पे। चलिए, तो 3 वाचन हुए और तृतीय वाचन 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। तृतीय वाचन 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। तृतीय वाचन के समाप्ति के साथ ही भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। अब जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो अब इसी तिथि को, यानी 26 नवंबर 1949 की तिथि को, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उस समय हमारे संविधान में मूलतः 395 गो अनुच्छेद था, 8 गो अनुसूची थी और 22 गो भाग था। 395 गो अनुच्छेद, 8 गो अनुसूची और 22 गो भाग हमारे मूल संविधान में ये चीज था। अगर हम वर्तमान के संविधान को देखें तो वर्तमान के संविधान में 450 से अधिक अनुच्छेद है, 12 गो अनुसूची है और 25 गो भाग है। 25 गो भाग है। तो मूल संविधान ये था और वर्तमान क्या था हमने आपको बता दिया है। अब देखिएगा, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो संविधान सभा के सदस्यों ने यह तय किया कि कुछ प्रावधान को लागू कर दिया जाए, और 26 नवंबर 1949 की तिथि को कुछ प्रावधान को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 की तिथि को अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, 392, 393, 391, 92, 393, जोड़िए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एगो और है अनुच्छेद 360, 360 नहीं सॉरी 360 नहीं, सॉरी 60 है, सिर्फ 60 है, सॉरी 60 है, हाँ 60। बस 15 गो है, 15 गो हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15। भारतीय संविधान में जो मूलतः 395 अनुच्छेद था,
395 अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। ये जो 15 गो अनुच्छेद है, ये 15 गो अनुच्छेद कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अब देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को 15 गो अनुच्छेद लागू हुआ, तो क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक तौर पर लागू हुआ? ये बात हम नहीं कह सकते हैं, हाँ या ना? एकदम 100% हम कह सकते हैं हमारा संविधान आंशिक तौर पर लागू, हमारा संविधान आंशिक तौर पर लागू 26 नवंबर 1949 को हो गया। लेकिन यहां पर आप गौर फरमाइएगा, देखिए जब आगे भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में एक भाग है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और नागरिकता संबंधी प्रावधान की चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, 5 से 11 और 5 से लेकर 9 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? एकदम आएगा। तो ये जो 5 से लेकर 9 तक है, ये नागरिकता संबंधी प्रावधान है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ है। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब से लागू हुए हैं? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1900 पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सामान्य तौर पर विद्यार्थी के दिमाग में क्या होता है, सुनिएगा। सामान्य तौर पर विद्यार्थी के दिमाग में यह होता है कि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ है। 1950 प्रश्न आता है तो 1950 मार करके खुश हो जाता है कि उसका आंसर सही हो गया है, लेकिन वास्तविकता यह होता है कि उसका आंसर गलत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1949। 1949 ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी परीक्षा का, समझ गए? पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आगे आपके किसी न किसी परीक्षा में निश्चित तौर पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है, समझ गए? आगे के किसी न किसी परीक्षा में आपसे निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कुछ समझ में आया? आ गया ना? बात क्लियर है? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, तीनों वाचन की जरूरत क्यों पड़ी? अब कहिएगा विधि के निर्माण के लिए वाचन की जरूरत क्यों पड़ी? वाचन में क्या होता है जानते हैं? वाद विवाद होता है, यानी रखा जाता है चीजों को कि ये शामिल कर रहे हैं, किनको क्या बोलना है बोलिए, ठीक है? तो अब कोई भी चीज रखा गया, मान लिया जाए कि संविधान सभा में तो किसी का दादागिरी नहीं चलता है, ई बोल दिया, अंबेडकर साहब बोल दिए तो हो गया। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया? सबसे पहले आप हमको ये बात बताइए, उसके बाद हम आंसर इसका बताएंगे। हाँ, समझना चाहते हैं, विद्वान बनना है? विद्वान हम नहीं बनाते हैं, नहीं विद्वान है, ठीक है, बैठ जाइए, ठीक है। जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछने लायक है वो पूछिए, अब समझने के लिए समझिए। वाचन का जरूरत देखिए, जैसे विधि निर्माण, आगे चल करके जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, जब हम संसद पढ़ाएंगे, जब हम विधायिका पढ़ाएंगे, लोकसभा राज्यसभा पढ़ाएंगे, तो वहां पर एक चीज हम आपको बताएंगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया में हम आपको यह बात बताएंगे, जब किसी सदन में विधेयक को रखा जाता है तो वहां पर 3 वाचन होता है। पहला वाचन में विधेयक लाने का उद्देश्य बताना होता है, विधेयक पर खर्च बताना होता है। द्वितीय वाचन में वाद विवाद और संशोधन होता है, और तृतीय वाचन में मतदान होता है। तृतीय वाचन में क्या होता है? मतदान। अब देखिए, संविधान सभा में सैकड़ों की संख्या में सदस्य थे, सैकड़ों की संख्या में सदस्य थे। सबका मत तो एक जैसा नहीं हो सकता है, और कोई दादागिरी भी तो नहीं कर सकता है। और जब कोई दादागिरी ही कर रहा है, जब किसी एक ही व्यक्ति को संविधान बनाना होता, तो फिर सैकड़ों की संख्या में सदस्य क्यों शामिल करता? कहीं ना कहीं सबकी राय, सब समुदाय की राय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब लोग थे इसमें, सब लोगों की राय जानना चाह रहे थे। आखिरकार जो मौलिक अधिकार हम भारत के संविधान में शामिल कर रहे हैं, मौलिक अधिकार को लेकर अंबेडकर का क्या राय है, नेहरू का क्या राय है, पटेल का क्या राय है, सबका राय तो जानना जरूरी था। तो वाचन में होता था क्या? वाचन के दौरान हाँ ये चीज रखे गए हैं,
तो आप लोग को अगर किसी को लगता है कि नहीं इसमें संशोधन होना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, इसको नहीं रखा जाना चाहिए, तो इसलिए वाचन हुआ था। कुछ समझ में आ रहा है? और हां, एक चीज और यहां पर सुनिएगा, संविधान सभा में जो निर्णय होता था बहुमत के आधार पर नहीं होता था, बहुमत के आधार पर नहीं होता था, सहमति, आपसी सहमति के आधार पर होता था। तो आपसी सहमति बनाने से पहले किसी भी चीज को, फालतू का देखिए टॉपिक छेड़ दिया है, अब इसमें फालतू का हम 10-15 मिनट देंगे, समझे? हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, आपको संविधान सभा में जो किसी भी चीज को संविधान में संविधान सभा शामिल कर रहा था तो वो रखा जाता था, समझ गए? रखा जाता था, सबका राय जाना जाता था, सबका विचार जाना जाता था, लेकिन मतदान नहीं होता था किसी भी प्रावधान पर। आपसी सहमति से अगर मतदान होता तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाता, और फिर जो है भारत का संविधान आज जितना बड़ा है इससे थोड़ा और बड़ा हो जाता, समझ गए? तो बहुत प्रकार की बातें हैं, समझ गए? फालतू क्वेश्चन पूछा है, आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आ गया। चलिए अब आगे आते हैं। चलिए आए तोरीका। हाँ, तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी प्रावधान, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हुआ। यानी जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वह 1949 ईस्वी में लागू हो गया। नागरिकता संबंधी प्रावधान है वह कब लागू हो गया? 1949। अब देखिएगा, 1949 में संविधान सभा ने भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता दिला दिया 1949 में, मई 1949 में संविधान सभा ने भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता दिला दिया। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बन गया, और जब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना तो भारत के कुछ लोगों को लगने लगा कि लगता है फिर से भारत गुलाम बनेगा। तो इस पर स्पष्टीकरण हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना पर स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा कि जो भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिया है वह भारत की स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है। भारत की जब इच्छा होगी तब भारत इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। यह क्वेश्चन आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। भारत जब राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना तो भारतीय लोगों को आशंका हुआ कि फिर भारत ना ब्रिटेन का गुलाम हो जाए। इसको स्पष्ट करने को लेकर किस विद्वान ने यह कहा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है, जिसका बहिष्कार या जिसकी सदस्यता भारत कभी भी छोड़ सकता है। तो यह स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल, बात समझ में आया? और देखिए नोट में होगा, गौर फरमाइएगा, नोट में होगा संविधान सभा की 11 बैठक, कॉस्ट में कुछ अन्य स्रोत में 12 बैठक, जब आप नोट पढ़िएगा। लेकिन एम लक्ष्मीकांत जब आप देखिएगा तो एम लक्ष्मीकांत स्पष्ट तौर पर लिखता है 11 बैठक। क्या लिखता है? 11। क्या लिखता है? 11। कल हम आपको बताए थे, नहीं बताए तो आज सुनिए, बताए होंगे। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सब क्वेश्चन में जाना है, एम लक्ष्मीकांत 11 लिखता है। मैक्सिमम कंडीशन में आप प्रयास करेंगे 11, अगर दोनों है तो 11, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर 12 है 11 न है, अगर 12 है 11 न है तो 12 मारिएगा। क्या मारिएगा? 12। तो कभी कताल 11 नहीं देता है, समझिएगा, 12 देता है तो 12 मारिएगा। और मैक्सिमम केस में आप 11 ही मारने का प्रयास कीजिएगा। अब 11 क्यों मारने का प्रयास कीजिएगा? क्योंकि एम लक्ष्मीकांत 11 देता है, इसी वजह से मैक्सिमम कंडीशन में आप 11 मारिएगा। हाँ, कल बोले थे तो आज बोल रहे हैं ना, ठीक है? तो दोनों बात तो बोल रहे हैं, ठीक है? हर बात तो हम बोल ही रहे हैं। सुनिएगा, मैक्सिमम कंडीशन में आप 11 मारने का प्रयास कीजिएगा। मैक्सिमम कंडीशन में क्या मारने का प्रयास कीजिएगा? क्यों मारने का प्रयास कीजिएगा? क्योंकि एम लक्ष्मीकांत 11 देता है, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत 11 देता है। क्योंकि वो जो पब्लिकेशन है ना, बहुत ऑथेंटिक पब्लिकेशन है। एमसी ग्रॉ हिल पब्लिकेशन से एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है। एमसी ग्रॉ हिल, स्पार्क,
हाँ, यूनिक विद्यासागर या अन्य कोई पब्लिकेशन जैसा नहीं है कि उसका ऑथेंटिसिटी नहीं है, बहुत अधिक ऑथेंटिसिटी है उस पब्लिकेशन का। और उस पब्लिकेशन के बुक में अगर एरर होता है तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आपको लीगल प्रोसेस मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपको लीगल प्रोसेस मालूम होगा तो जो MC ग्रो हिल पब्लिकेशन है उस बुक के आधार पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप कोर्ट तक में केस कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। उस बुक की इतनी अधिक ऑथेंटिसिटी होती है, समझ गए? तो ये चीज है, ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिएगा संविधान सभा, अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की जो टोटल 11 बैठक हुई, उस 11 बैठक में 7वां बैठक के दौरान गांधी जी को श्रद्धांजलि संविधान सभा के सदस्यों ने दिया, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसी दौरान RSS समुदाय से आने वाले नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने 7वें बैठक के दौरान गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया, गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई है, अंतिम बैठक आपको 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, इस अंतिम बैठक के दौरान संविधान सभा में 284 गो सदस्य मौजूद था। क्या गो? 284। और ये 284 का 284 सदस्य जो है संविधान के ऊपर अपना हस्ताक्षर किया। संविधान के ऊपर 284 के 284 सदस्य हस्ताक्षर किए और इस अंतिम बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए। इस अंतिम बैठक के दौरान ही भारत के राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन को स्वीकार किया गया। जनगण मन को स्वीकार किया गया। इस अंतिम बैठक में ही भारत के राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। अब देखिएगा अलग अलग बुक जो है ना, इस सब प्रावधान को लेकर अलग अलग बात करता है। जैसे कुछ बुक को जब आप पढ़ेंगे ना, घटना चक्र जैसे ही बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो वो बुक ये भी लिखता है कि 26 जनवरी 1900, वो बुक क्या लिखता है बताते हैं हम आपको। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। ना, गलत है। एम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो एम लक्ष्मीकांत स्पष्ट तौर पर लिखता है 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन और राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम। तो 24 जनवरी 1950 को ही दोनों चीज को स्वीकार किया गया। एकदम आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए इसको, कौन बुक क्या लिखता है उसको गोली मारिए। और बार बार हम बोल रहे हैं, हवाला दे रहे हैं एम लक्ष्मीकांत का, और जाकर के देख लीजिएगा। आपके पास नहीं होगा, किसी दोस्त से लेकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन और भारत के राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। एकदम यही याद रखना है, कौन बुक क्या देता है उससे कोई मतलब नहीं है। भले हम ही वो बुक फॉलो करवा रहे, जैसे घटना चक्र हम आपको फॉलो करवा रहे हैं बिहार दरोगा बैच में, तो एकदम चिंता नहीं करना है। जो डाटा हम दे दिए, घटना चक्र के भी डाटा को काट करके वहां पर मेरा डाटा आप याद रखिएगा, क्योंकि हम भी पढ़ के आते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाने के लिए आते हैं तो कम से कम 15 मिनट भी देख लेते हैं, समझ गए, कहीं डाटा स्लिप ना हो जाए, समझे, और तब आते हैं, बिना पढ़े हुए नहीं आते हैं। बात क्लियर है? तो जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। कोई बड़ा से बड़ा तोप बुक है, गलत है, मेरा स्टेटमेंट सही है, समझ गए। चलिए अब आइएगा, इसके अलावे 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत किया। संविधान सभा के सब सदस्य बोले कि राजेंद्र प्रसाद को बना दीजिए, सबके सहमति से राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। और नोट में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 1950-1952 में, यहां पर हम जो बोल रहे हैं वही सही है, नोट में आप अपना सही कर लीजिएगा। यहां पे आप गौर फरमाइएगा, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर राजेंद्र बाबू को मनोनीत किया गया। राजेंद्र बाबू मनोनीत राष्ट्रपति बने थे।
1950 में, और 1950 से लेकर 1952 ईस्वी तक मनोनीत राष्ट्रपति बने रहे। और पहली बार लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबका चुनाव पहली बार 1952 में हुआ है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, इस सब का चुनाव स्वतंत्र भारत में पहली बार 1952 में हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1952 में। इससे पहले लोकसभा के चुनाव गुलाम भारत में हो चुका था, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव गुलाम भारत में हो चुका था, लेकिन स्वतंत्र भारत में पहली बार यह सब चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 में ही पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित राष्ट्रपति चुने गए थे। निर्वाचित राष्ट्रपति चुने गए थे। नोट में यहीं पर कुछ एरर है, एडजेक्ट याद नहीं है हमको, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक, आप अपना देख लीजिएगा, हम आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा, ये तमाम प्रकार के निर्णय 24 जनवरी 1950 को हुआ। अब 24 जनवरी 1950 के ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान है, ये जो यानी जो हमारा संविधान है, वह पूर्णतः लागू हुआ। आखिरकार हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ? तो हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोगों ने पहली बार 26 जनवरी को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। यही कारण है कि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ। पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तब भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। तब भारत एक क्या बन गया? गणतंत्र राष्ट्र। क्या बन गया? गणतंत्र राष्ट्र। अब देखिएगा कि जो हमारा संविधान है, यानी जो भारत का संविधान है, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो इसको अपने हैंड राइटिंग में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। जिस कारण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को संविधान का सुलेखक माना जाता है, कैलियोग्राफर माना जाता है। तो जो भारत का संविधान है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का राइटिंग एकदम टाइपिंग की तरह, समझ गए, टाइपिंग की तरह जो है उनका अक्षर बैठता था, काफी सुंदर अक्षर था उनका। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखने का काम किया, अर्थात ये भारतीय संविधान के सुलेखक हुए। क्या हुए? सुलेखक। अंग्रेजी में कैलियोग्राफर, कैलियोग्राफर, अंग्रेजी में कैलियोग्राफर, समझ गए। तो भारतीय संविधान के सुलेखक आपको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हुआ। इस प्रकार संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, संविधान लागू हो गया और संविधान सभा नामक चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर कुछ चीज ऐसन बा जो नोट में नहीं है, नहीं है, जो नोट में नहीं है। अब आइए एक बार याद कीजिए और इसके बाद जो है बोर्ड हम स्क्रॉल कर देंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। देख लीजिएगा नोट में जो नहीं है वो अपना छाप लीजिएगा। छापने का मन है छापिए, नहीं छापने का मन है नहीं छापिए। ठीक, चलिए ये चैप्टर खत्म हुआ। ऑनलाइन वाले लोग का क्या हालचाल है? सोनी कुमारी, आप कोचिंग का प्रचार करने के लिए आए हैं। सोनी कुमारी को एकदम ब्लॉक कर दीजिए, तो ब्लॉक कीजिए सोनी कुमारी को, ब्लॉक कीजिए, उसको ब्लॉक कीजिए। दूसरे कोचिंग का प्रचार करने के लिए आई है। अपना तो अपना करियर से कोई मतलब ही न है। ब्लॉक किए सोनी कुमारी को जी। हाँ, यहाँ पे बताइए कि ऑनलाइन वाला सब हमको कहता है कि सर आप कमेंट नहीं देखते हैं। क्या कमेंट देखेंगे बताइए?
यहां पे हम बता रहे हैं और उधर जो है अपना दूसरे गीत गा रही है सब। ठीक है, उसको एकदम ब्लॉक कीजिए, ऐसा ब्लॉक कीजिए कि वो मेरा बेचे नहीं परचेज कर सके, जीवन में कभी मेरा बेच नहीं कर सके वो। चलिए अब आइए, अब याद करते हैं। आइए बोर्ड पे। आपको संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर कितनी बड़ी समिति का, कितनी बड़ी समिति, कितनी छोटी समिति, कितनी छोटी समिति? अच्छा, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मूल अधिकार को लेकर उप समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार को लेकर उप समिति के अध्यक्ष। अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति के अध्यक्ष। मूल अधिकार को लेकर उप समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार को लेकर उप समिति के अध्यक्ष। अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति के अध्यक्ष। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। नोट में एगो चीज देखिए तो ये 8 समिति का अध्यक्ष लिखा, नहीं लिखा हो तो जल्दी छापिए तो। नीचे से जल्दी छापिए, जल्दी जल्दी फटाफट, हाथ तेजी से चलाइए, हाथ तेजी से चलाइए। हाँ, नीचे से लिखिएगा, नीचे से एगो पॉइंट लिखिएगा। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया। पहले ही लिखिए, संविधान सभा ने संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया। 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया। 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया, जो निम्न है, गठन किया, जिसमें बड़ी समिति निम्न है, जिसमें बड़ी समिति निम्न है, जिसमें बड़ी समिति निम्न है, बड़ी समिति निम्न है, जिसमें बड़ी समिति निम्न है। अब नीचे से लिखिए, जैसे हम लिखे हैं ऐसे ये छापना है। संघ संविधान समिति 1 नंबर में, संघ संविधान समिति 1 नंबर में, 2 नंबर में संघ शक्ति समिति, 2 नंबर में संघ शक्ति समिति, 3 नंबर में राज्यों से समझौता करने वाली समिति, 3 नंबर में राज्यों से समझौता करने वाली समिति, 3 नंबर में राज्यों से समझौता करने वाली समिति। डैश देकर सबका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू छाप लिए, ऊपर करें ना बोर्ड। चलिए आगे,
प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकारों को लेकर मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति।